सो बेसिकली स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ चैप्टर ऑफ योर लिविंग वर्ल्ड। 11th ग्रेड का सबसे पहला मेरा यहाँ पे चैप्टर है जिसका नाम है आपके यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग वर्ल्ड जो आपका यहाँ पे चैप्टर है, दिस चैप्टर इज अ स्मॉल चैप्टर, राइट। नीट के कॉन्टेक्स्ट में काफी छोटा चैप्टर है और इसका वेटेज लाइक थोड़ा सा ही है। सो इट इज अ वेरी सिंपल स्मॉल चैप्टर जिसको हम आगे बढ़ाएंगे और इट वोंट टेक मोर देन लाइक मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर से ज्यादा लगेगा नहीं इस चैप्टर को रैप अप करने में, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते इस चैप्टर से। एंड इस चैप्टर में से भी कुछ पोर्शन डिलीट हो चुका है, सो टेक्सोनॉमिकल एड वाला पोर्शन यहाँ से निकल चुका है, सो वो हम नहीं करेंगे ऑब्वियसली। जो नीट का पार्ट है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। सो विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर ऑफ माय लिविंग वर्ल्ड, विच इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, इजी चैप्टर है। आप काफी चीजें आप पहले से जानते हो, काफी कुछ चीजें आप नहीं सीखोगे, एंड दैट इज व्हाट विल बी डूइंग। चलो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। ऑलराइट, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड 11th ग्रेड का, और हम अभी यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं। अब एक आइडिया आपको देता हूँ यहाँ पे कि इस चैप्टर में से रफली आपके एक क्वेश्चन आपका आता है, राइट। यू डोंट गेट मोर देन 1 क्वेश्चन, कभी कभार आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, बट जनरली यू विल गेट टू सी ओनली 1 क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस चैप्टर इन टर्म्स ऑफ नीट एग्जाम, ठीक है। सो 1 क्वेश्चन इज समथिंग यू कैन फाइंड आउट कमिंग फ्रॉम हियर, सो इट्स अ चैप्टर व्हिच हैज अ स्मॉल लेस वेटेज। सो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है, रेयरली ऐसा होता है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम पे। चलिए, सो लिविंग वर्ल्ड की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पे एक पॉन्ड है। आई होप सब यहाँ पे आप पॉन्ड को देख पा रहे हो। सो पॉन्ड के अंदर यू कैन सी यू हैव योर लोटस है, यू कैन सी योर प्लांट्स ओवर हियर, कई सारे अलग अलग टाइप के आपके प्लांट्स हैं। और पॉन्ड में आपको क्या मिल सकता है देखने के लिए जो आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे हो? व्हाट एल्स आई कैन हैव इन द पॉन्ड? एक तालाब के अंदर मुझे क्या क्या मिल सकता है, वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, एक तालाब में मुझे क्या क्या मिल सकता है लिविंग? लिविंग बींग्स। हाँ, लिविंग बींग्स में क्या मिलेगा मुझे? फिश। वैसे ही बोलो अनम्यूट करके। वाटर प्लांट्स। सर प्लांट्स। वाटर प्लांट्स, माइक्रो ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अच्छा, ठीक है, राइट। हाँ, यही मैं सुनना चाहता था, फिशेज, राइट। एल्गी भी सही है, ये भी सही है आपका। और कुछ? पंजाय। वल्चर पॉन्ड के अंदर? टर्टल हो सकता है, टर्टल आपको मिल जाएंगे, आपको फ्रॉग मिल जाएंगे, राइट। सो कैन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन फाइंड इन द पॉन्ड, राइट। सो दीज आर ऑल माय लिविंग थिंग्स यू विल फाइंड इन द पॉन्ड, ओके। और साइड साइड में यू कैन हैव द रॉक्स ओवर देयर, आपके यहाँ पे कई सारे आपको रॉक्स मिले, दीज आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। तो अभी हम यहाँ पे यही सीखेंगे कि अरे आपके लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से अलग कैसे होती है, क्या ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो लिविंग थिंग्स को लिविंग बनाते हैं, और क्या ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो आपके नॉन लिविंग थिंग को नॉन लिविंग बनाते हैं। सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो यू नो व्हाट आर लिविंग थिंग, व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग, ये तो आप सब लोग बचपन से जानते हो। अब उसको हम थोड़ा सा हम सही से समझेंगे यहाँ पे। सो आपके सामने यहाँ पे 2 पिक्चर है। लेफ्ट हैंड साइड में जो पिक्चर है वो तो मैं बता दूंगा, दैट इज अ रॉक, पत्थर है बड़ा सा। राइट हैंड साइड पे एनिमल है, उसका नाम क्या बता दो मुझे? सर कैट। स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड, राइट। दिस इज योर स्नो लेपर्ड, बढ़िया। सो स्नो लेपर्ड है आपके राइट हैंड साइड पे, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव अ रॉक। वन इज लिविंग, वन इज नॉन लिविंग, राइट। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरा स्नो लेपर्ड यहाँ पे व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ स्नो लेपर्ड बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड रॉक में ऐसा क्या नहीं कि वो लिविंग के अंदर उसे हम काउंट भी करते हैं, तो कई सारे ट्रेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो स्नो लेपर्ड या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होता है, दैट इज नोन टू शो द रिप्रोडक्शन। ये आपका बिल्कुल आपके यहाँ पे रिप्रोडक्शन शो कर सकता है, दिस इज कैन शो द रिप्रोडक्शन। स्नो लेपर्ड कैन शो द ग्रोथ। अभी मैं स्नो लेपर्ड का नाम यहाँ पे ले रहा हूँ, बट दैट इज समथिंग आई कैन रिलेट टू ऑल द लिविंग बीइंग्स, राइट। सब लोग वहाँ पे ग्रोथ शो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आई कैन से दैट लिविंग थिंग्स ऑल्सो कैन शो समथिंग कॉल्ड एज माई मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यहाँ पे शो किया जा सकता है, राइट। इनके अंदर आपको मिल सकता है आपका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग थिंग किससे बने होते हैं? सेल से, चाहे बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, या कोई कैट हो, या कोई वेल हो, ऑल ऑफ देम आर मेड ऑफ सेल्स। रेस्पिरेशन, हाँ जी हर्षित, ये बात भी आप इसे यहाँ पे दे आर नोन टू शो समथिंग कॉल्ड एज माय रेस्पिरेशन, तो मेटाबॉलिज्म के अंदर भी आपका आ जाएगा, ठीक है।
देन दे कैन शो द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपके यहाँ पे मिल सकता है। एक्सट्रेशन, हाँ जी दीपांकर, एक्सट्रेशन भी आपके यहाँ पे लोग कर सकते हैं। सो एवरीथिंग विल कम, कॉन्शियसनेस, बिल्कुल सही श्रेया, कॉन्शियसनेस आपके यहाँ पे शो करते हैं। सो यू नो ऑल दोस थिंग्स। एक्सक्यूज मी। तो दीज आर द थिंग्स विल फाइंड लिविंग बीइंग्स आर गोइंग टू शो। सेंसिटिविटी, बिल्कुल सी दीपांकर, कॉन्शियसनेस, वो सब आप यहाँ पे शो करेंगे। तो ये चीजें आपके लिविंग बीइंग्स आपके शो करते हैं। ये सब चीजें आपकी रॉक ने शो नहीं करनी। रॉक इज नॉट नॉट गोइंग टू शो ऑल दोस थिंग्स। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि रॉक आपको ग्रोथ शो कर सकता है, पर हाँ हाँ आपको growth मिल सकती है। सेल्यूलर के बाद का लिखा हुआ है बोलो बेटा बोलो, क्या कह रहे हो आप? सर, सेल्यूलर के बाद का लिखा हुआ है। Organization, cellular organization. Basically, that means कि you will have living things made up of your cells, tissues, organs. So cells तो आपको मिलते ही हमेशा उसके अंदर, चाहे वो एक बैक्टीरिया क्यों ना हो या फिर कोई दूसरा एनिमल क्यों ना हो। So these are the some of the traits you will find along with consciousness, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे और समझते हैं। So you have growth, reproduction, metabolism, consciousness. These are some of the characters of the living beings, right? ये कुछ आपके characters हैं living beings के। तो इनको ही हम slowly एक एक करके देखेंगे और यहाँ पे समझेंगे। So let's start with the growth. जब मैं growth की बात करता हूं तो यहाँ पे मैं दो एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूं। Let me start with the growth in the plants. अब जब मैं प्लांट्स के अंदर ग्रोथ की बात करता हूं, सो प्लांट के अंदर ग्रोथ आपकी होती है यहाँ पे अनलिमिटेड। So you have a unlimited growth will be seen in the plants. आप कभी बैनियन ट्री को आपने अगर कभी देखा होगा तो बैनियन ट्री के ब्रांचेस काफी एक्सटेंड होते हैं, ग्रो ही करते रहते हैं। 100 साल का हो गया, 200 साल का हो गया आपका बैनियन ट्री, वो आपका ग्रो ही करता रहेगा। यू विल ऑल्सो फाइंड कि आपका बैनियन ट्री के रूट्स भी आपके डेप्थ में जा रहे होते हैं। सो प्लांट्स के अंदर यू हैव अ इनडेफिनाइट ग्रोथ, यू विल हैव अ इनडेफिनाइट ग्रोथ। सो प्लांट्स आर गोइंग टू शो इनडेफिनाइट ग्रोथ। ऐसा ह्यूमंस में नहीं होता, एनिमल्स में नहीं होता। इनडेफिनाइट मतलब अनलिमिटेड। ओके, दे विल जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग। तो अगर आपके पास कोई मैंगो का ट्री है जो 20 साल का है, वो आपका ग्रो ही करता रहेगा। इट विल जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग ऑल द टाइम। उसके रूट्स बनते रहेंगे, उसके नए ब्रांचेस बनते रहेंगे, इट विल जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग, राइट। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि प्लांट्स इतना ग्रोथ कैसे शो कर पाते हैं, लाइक हाउ द प्लांट्स आर ऑलवेज ग्रोइंग ऑल द टाइम। तो याद रखना है कि प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज माय मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सो कुछ सेल्स आपको मिलते हैं प्लांट्स के अंदर, एंड दीज सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स टू शो द अनलिमिटेड ग्रोथ। तो आपके जो प्लांट आपका अनलिमिटेड ग्रो कर रहा होता है, उसका एक रीजन आपके यहाँ पे था मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इसलिए आपके प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, सो एनिमल्स आर गोइंग टू शो लिमिटेड ग्रोथ। अब ऐसा तो नहीं हो रहा है, देखो आपकी भी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपकी हाइट कब तक बढ़ेगी? 18, 19 मैक्स टू मैक्स, तब तक आपकी हाइट बढ़ेगी। उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली। तो उसके बाद जो आपकी हाइट है उतनी आपके यहाँ पे हाइट रहेगी। उसके बाद आप कितना भी कॉम्प्लान पियो, आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली, राइट। सो एनिमल्स के अंदर यू हैव अ डेफिनाइट ग्रोथ। एनिमल के अंदर या एनिमल्स के अंदर व्हाट यू गेट टू सी, यू विल ऑलवेज हैव अ डेफिनाइट ग्रोथ। वो नहीं कहा जाता है हमें कि हमें अगर अपने आप को स्ट्रेच करे तो हमारी हाइट बढ़ेगी, लटकना चाहिए। पता नहीं आपको कहा जाता है, नहीं कहा जाता, हमारे टाइम पे कहा जाता था। But that doesn't work actually. After certain amount of age, you don't find that happening. So they will have a definite growth. So definite growth का मतलब होता है कि एक certain limit तक की आपके यहाँ पे growth होगी और उसके बाद आपकी growth आपके यहाँ पे नहीं होगी. So you will have a limited growth. Have limited growth. ठीक है, so animals के साथ ये चीज आपको मिलती है। अब ग्रोथ को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो दैट ग्रोथ जो होती है ना, वो इरिवर्सिबल होती है। मतलब अगर मेरी हाइट 4 फीट से 5 फीट हो गई, अब वो उतनी तो रहेगी रहेगी, वो वापस पीछे नहीं जाएगी, याद रखना। सो इफ आई एम इंक्रीजिंग माई हाइट, या एक प्लांट की अगर ग्रोथ हो रही है, सो प्लांट अगर आपका 6 फीट का प्लांट 10 फीट का हो गया, अब वो 10 फीट का प्लांट वापस 6 फीट का नहीं होगा। जो ग्रोथ हो गया वो हो गया। सो याद रखना, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल। ये भी याद रखना आपको यहाँ पे कि ग्रोथ जो होती है आपके यहाँ पे दैट्स गोइंग टू बी इरिवर्सिबल। सो ग्रोथ आपकी इरिवर्सिबल आपके यहाँ पे होती है।
अब जब मैं कह रहा हूँ कि आपकी ग्रोथ यहाँ पे इरिवर्सिबल आप यहाँ पे, दैट मीन्स एक सर्टन साइज अटेंड करने के बाद आप वापस पुराने साइज पे आप नहीं जा सकते। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है कि प्लांट्स विल शो द अनलिमिटेड ग्रोथ, इनडिफिनाइट ग्रोथ जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं, और इसके ग्रोथ के लिए रीजन आपका यहाँ पे होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो आपके पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे जिसकी वजह से आपके प्लांट यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे। एनिमल्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता, एनिमल्स विल शो डेफिनाइट ग्रोथ, एक सर्टन साइज अटेंड करने के बाद उसके बियॉन्ड उसका साइज नहीं बढ़ेगा, एंड दे विल हैव व्हाट यू कॉल्ड एज अ लिमिटेड ग्रोथ। यहाँ पे आपको लिमिटेड ग्रोथ देखने के लिए मिल जाती है, एंड ग्रोथ इज ऑलवेज गोइंग टू बी इरिवर्सिबल। एक बार आपकी एक सर्टन आपने ग्रोथ कर लिया, देन आप वापस से पीछे पुराने वाली साइज पे नहीं जा सकते हैं। क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. यस सर। कोई भी चीज अगर समझ ना आए प्लीज पूछ लेना। कोई भी चीज अगर लगे ना कि यार ये क्या Yes, है या ये टर्म क्या है, देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन इन दिस। Yes, sir. इसको हम थोड़ा, हाँ देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो दैट योर प्लांट्स आर शोइंग द ग्रोथ ओवर देयर, ह्यूमंस इज आल्सो शोइंग द ग्रोथ, बट यार इतना हमेशा you will have a definite growth over here, you will have a definite growth, you have indefinite growth. This is what you find in the plants and animals के में major difference है आपके यहाँ। ठीक है, चलिए अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यू हैव कपल ऑफ पिक्चर्स हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे किसका पिक्चर है? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, क्या लग रहा है आपको? ये लेफ्ट साइड पे ऊपर ये क्या है? Rabbit. अरे लेफ्ट पे, Microorganism है. दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ठीक है, राइट, माइक्रोऑर्गेनिज्म है वहां पे, वो इट इज अ बैक्टीरिया। हाँ जी, ये मेरे यहाँ पे बैक्टीरिया। राइट साइड पे आपके यहाँ पे रैबिट जो सो रहा है, ऐसा लग रहा है, मतलब लेजी लग रहा है थोड़ा, दैट इज अ रैबिट ओवर हियर। ओके, अब यहाँ पे हमने ये बैक्टीरिया का एग्जांपल यहाँ पे इसलिए दिया बिकॉज बैक्टीरिया में क्या होता है ना कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर गोइंग टू बी इंक्लूसिव। जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है ना तो क्या करेगा, एक तो सिंगल सेल्ड होता है। अब अगर मेरा बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड है, जब ये ग्रो करेगा तो बेसिकली डिवाइड भी कर रहा है। सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और लाइक समवन लाइक बैक्टीरिया इज गोइंग टू बी इंक्लूसिव। तो आपको ये बात याद रखनी है दैट ग्रोथ and reproduction in bacteria is inclusive। मतलब जब बैक्टीरिया कहता है कि यार मुझे ग्रो करना है तो एक्चुअली में रिप्रोड्यूस कर रहा है वहां पे, राइट। सो बेसिकली बैक्टीरिया सिंगल सेल होता है। अब एक बैक्टीरिया अगर वहां पे 50 लेते हैं, सो यू आर फाइंडिंग की ग्रोथ भी आपके यहाँ पे हो रही है बैक्टीरिया की, और रिप्रोडक्शन भी आपका यहाँ पे हो रहा है। सो ये दोनों सेम हो जाता है इसके लिए। बट बड़े मैमल्स के लिए या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ऐसा नहीं होता। अगर मैं रैबिट का एग्जांपल ले तो रैबिट के लिए ऐसा नहीं होता ना। रैबिट तो अपना छोटे से बड़ा होगा एंड देन फिर वो अलग से रिप्रोड्यूस करेगा। तो उसके लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग होती है। इट विल हैव ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेपरेट, बट फॉर बैक्टीरिया ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू बी इंक्लूसिव। वो आपके यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, हाँ जी, किसका कुछ सवाल है क्या? आपने हैंड रेज करे हुए हैं, ये पुराने हैंड रेज करे हुए हैं, ये भी हो सकता है, बताओ। यस सर। सर इंक्लूसिव मतलब? इंक्लूसिव मतलब सेम। growth and reproduction in bacteria is going to remain the same. It is the same thing. So when I am finding मेरे petri dish के अंदर 50 में से मेरे 500 बैक्टीरिया हो गए, so I can say the growth has also happened और reproduction भी मेरा वहां पे हो चुका है। क्योंकि reproduction का सिंपल मतलब क्या होता है, एक अपनी कॉपी बनाना। That's what it means. So if I have a bacteria over here, इस बैक्टीरिया में से अगर मुझे एक और बैक्टीरिया मिल रहा है, so that is also my reproduction ना। तो मेरा ग्रोथ तो यहाँ पे हो ही रहा है, बट you are also finding it is also reproducing itself. सो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज इंक्लूसिव, मतलब सेम। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ ना कि बैक्टीरिया मेरा रिप्रोड्यूस कर रहा है, सो ग्रो भी कर रहा है, या मैं जब कह रहा हूँ कि मेरा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, सो आई कैन आल्सो से इट इज आल्सो रिप्रोड्यूसिंग एज वेल। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज इंक्लूसिव। आई होप अभी आपको यहाँ पे समझ आ रहा है। ठीक है, राइट, चलिए आगे देखते हैं। सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब हम हायर प्लांट्स और एनिमल्स की बात करते हैं, अगर मैं जिराफ की बात करूं, मैं मैंगो ट्री की बात करूं, तो उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग होता है। जब मेरा मैंगो ट्री छोटे से बड़ा हो रहा है, दैट्स अ ग्रोथ, और जब उसे रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा तब वहां पे फिर वो पॉलिनेशन करेगा, फ्लावरिंग करेगा, सीड बनाएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सिमिलरली अगर मैं एनिमल की कोई बात करता हूं, अगर मैं जिराफ का एग्जाम्पल लेता हूं, तो जिराफ छोटे से बड़ा हो रहा है, दैट्स अ ग्रोथ।
और जब उसे रिप्रोड्यूस करना होता है दैट्स अ डिफरेंट इवेंट, वो बिल्कुल ही आपका अलग इवेंट होता है जहां पे उसके गैमेट्स बनते हैं, मेल फीमेल साथ में आते हैं एंड देन द रिप्रोडक्शन हैपेंस। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अलग अलग होता है हायर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। बट ऑन द अदर हैंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जैसे बैक्टीरिया का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, उनके अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम रहेगा और आपके हायर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आपके यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, अलग अलग होगा। क्या ये दोनों सेंटेंस आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? यस सर। यस सर। ये सेंटेंस समझना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज होगा कि आपके साथ कि आपने ये बात कभी शायद नोटिस की भी होगी, अगर आपने कभी पेपर देखा होगा नीट का, वो लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछते हैं। 2022 से हम लोग देख रहे हैं, 21 से बेसिकली हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी रेगुलरली आपके नीट एग्जाम में आते हैं। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द स्टेटमेंट कि उस स्टेटमेंट में क्या लिखा है और उसका मतलब क्या है। वो थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे और फिर आपसे पूछेंगे। हाँ देखो इसमें है क्या, आपका यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है ना, स्टेटमेंट 2 तो हमने पहले देखा था वही वाला है। स्टेटमेंट जो ऊपर वाला जो मेरा स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके जो हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, लेट्स से आई टेक एग्जांपल ऑफ अ डॉग, दैट्स एग्जांपल ऑफ एनिमल, एंड इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ अ नीम ट्री, दैट्स अ हायर प्लांट। तो अगर मैं बोलूं कि नीम ट्री ग्रो कर रहा है, सो बेसिकली इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसका साइज थोड़े से बड़ा हो रहा है, राइट? जब नीम ट्री डिसाइड करता है कि उसे रिप्रोड्यूस करना है, सो वो बिल्कुल ही अलग इवेंट होगा, वो सेम नहीं है, वो इंक्लूसिव नहीं है। सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन नीम ट्री आर गोइंग टू बी सेपरेट थिंग। सो नीम ट्री के अंदर या कोई भी हायर प्लांट के अंदर आपका ग्रोथ अलग हो जाएगा। सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर गोइंग टू बी टू सेपरेट इवेंट्स। सो रिप्रोडक्शन बेसिकली तब होगा जब उसका एक अच्छा खासा साइज बन चुका, उसके बाद वो फ्लावरिंग करना चालू करेगा। सो दैट विल बी रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। बट सिमिलर चीज आपको मिलेगी डॉग के अंदर भी। एक डॉग के अंदर एक छोटा सा डॉग आपका बड़ा हो रहा है, दैट्स अ ग्रोथ। और जब डॉग अपने नए प्रोजिनी बनाता है, दैट्स अ सेपरेट इवेंट, वो एक अलग ही इवेंट है ना, जहां पे आपके मेल गैमेट्स बन रहे हैं, फीमेल एनिमल आ रहा है। सो दैट इज व्हाई डॉग के अंदर भी आपको ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, आई जस्ट राइट इन शॉर्ट जीआर, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आपके यहाँ पे अलग हो जाएगा। सो यही चीज आपको यहाँ पे मेंशन करी है हमने यहाँ पे, दैट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। आई होप अब ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्लियर है। Yes, sir. Right, I take it as a yes. Yes, Okay. sir. Now you have a rock in front of you. Yes, sir. आपके सामने एक बड़ा सा पत्थर है यहाँ पे, राइट? एंड पत्थर ग्रोथ शो करता है, राइट? सो अ रॉक इज गोइंग टू शो ग्रोथ बट इट विल बी एक्सटर्नल ग्रोथ। तो यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी। तो अगर कोई आपसे बोलेगा कि रॉक ग्रोथ शो नहीं करता, देन बात सही नहीं है। द ग्रोथ यू विल फाइंड हैपनिंग इन द रॉक इज गोइंग टू बी एक्सटर्नल ग्रोथ, विल हैव एक्सटर्नल ग्रोथ आपके यहाँ पे हो जाती है। अब जब मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर एक्सटर्नल ग्रोथ, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, समझो आपका यहाँ पे रॉक है, अज्यूम दैट ये आपका यहाँ पे रॉक है, अजीब है लेकिन एक रॉक है, इमेजिन कर लो। अब ये रॉक के ऊपर बाहर से सॉइल आके इसके ऊपर चिपकेगा, डेब्रीज आके इसके ऊपर चिपकेगी, राइट? विंड के साथ इसके ऊपर सॉइल आएगा, विंड के साथ इसके ऊपर डेब्रीज आएगी। तो इससे क्या हो सकता है, सरफेस एक्यूमुलेशन। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। तो सरफेस के ऊपर यू विल हैव द एक्यूमुलेशन ऑफ द डेब्रीज। अब क्योंकि आपका एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर आपके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है आपके यहाँ पे डेब्रीज, so that becomes a very good example of my external growth, right? So you have a surface accumulation जो आपका यहाँ पे हो रहा है, accumulation of debris, और इसके वजह से मेरा रॉक यहाँ पे ग्रोथ शो करेगा, बट दैट इज अ एक्सटर्नल ग्रोथ। ये मेरे यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रोथ, लेकिन जो भी हो ग्रोथ तो है ही। ओके, माउंट एवरेस्ट पे ऐसा नहीं होता। माउंट एवरेस्ट का क्या होता है, स्नो कैप वहां पे पिघल रहे हैं, तो जब भी आप माउंट एवरेस्ट चढ़ते हो तो थोड़ा सा वो छोटा हो चुका होता है। बट अगर आप कोई रॉकी माउंटेन अगर आप चढ़ रहे हो ना, तो रॉकी माउंटेन थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा, बिकॉज कुछ ना कुछ डेब्रिस उसके ऊपर आपका लग रहा होगा। तो सरफेस के ऊपर अगर आप कुछ एक्यूमुलेट यहाँ पे कर रहे हो, सो व्हाट इज डेब्रिस? डेब्रिस मतलब बेटा कुछ भी अगर आपका लाइक जैसे सॉइल हो गया या डस्ट पार्टिकल हो गया, राइट, जो आपका आके इसके ऊपर लग रहा है, उसको एक हम कॉमन टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं एज ए डेब्रिस। ओके, so whatever the substance, soil, dust particle which is getting accumulated on the rock, जो भी रॉक के ऊपर जाके लग रहा है, चिपक रहा है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज ए डेब्रिस। मीनाक्षी समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज ए डेब्रिस ओवर हियर, ठीक है? सो ऐसे कई सारी डेब्रिस आपके यहाँ पे आके लगती है। अच्छा एक बात बताओ, वैसे सब लोग क्लास की स्पीड ठीक है, थोड़ी कम कर दें? सर सही है।
सर वैसे नॉर्मल ठीक है सर। नॉर्मल है ना, ठीक है। अच्छा, ऐसे दिल पे पत्थर रख के ठीक है मत बोलना, ठीक है। हाँ, अगर लग रहा है कि थोड़ी फास्ट है देन प्लीज लेट मी नो। ऑलराइट, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो यहाँ पे आपको एक्सटर्नल ग्रोथ आपको होते हुए मिलती है। सो यस, योर नॉन लिविंग थिंग लाइक योर रॉक विल शो द ग्रोथ, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ग्रोथ इज समथिंग वी ओनली फाइंड इन लिविंग थिंग्स, ये बात भी आप समझो यहाँ पे। मैं ये नहीं कह सकता कि ग्रोथ सिर्फ आपको लिविंग थिंग्स में मिलती है, बिकॉज रॉक भी यहाँ पे ग्रोथ शो कर रहा है। रॉक भी यहाँ पे ग्रोथ शो कर रहा है, इवन दो इट्स एक्सटर्नल ग्रोथ, बट ग्रोथ तो है। तो अगर आपसे कोई बोले कि ग्रोथ इज ओनली सीन इन द लिविंग थिंग्स, देन वो बात सही मायने में सही नहीं है, बिकॉज इवन अ रॉक कैन शो द एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। प्लांट्स एनिमल के बीच में आपके होते हैं यहाँ पे इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब अंदर से हो रही है ये ग्रोथ। So growth is not a defining property of life, isn't it? Right. So growth आपकी defining property आपके यहाँ पे नहीं होती। तो कौन सी होती है हम आगे देखेंगे। So याद रखना, इंसेंट्रिक ग्रोथ जो होती है ये आपकी अंदर से हो रही है, मतलब आपके बॉडी के अंदर या प्लांट के बॉडी के अंदर सेल डिवाइड कर रहे हैं एंड देन द ग्रोथ इज हैपनिंग, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे इंट्रिंसिक ग्रोथ। जो ग्रोथ अंदर से हो रही होती है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे इंट्रिंसिक ग्रोथ, एंड दैट इज व्हाट वी विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। ओके, नाउ ये हमने देख लिया। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस ओवर हियर। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हैंड रेज करना है इसके लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज व्हाट, तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से यहाँ पे सही हो जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरली क्या शो करते हैं, एंड देन यू हैव ऑप्शंस। रेज योर हैंड टू आंसर दिस। फटाफट आप लोग हैंड रेज करिए, उसके बाद मैं आपको बता दूं किसको आंसर करना है। बताइए ऋतु कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑल ऑफ दीज। लवलीज कह रहे हो आप? पूर्वा, क्या लग रहा है आपको? सर आई गेस ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। दिस होना चाहिए, और एंड आई होप सब लोग एग्री करेंगे यहाँ पे। यस, ऑल ऑफ दिस बिकम्स माय करेक्ट आंसर ओवर हियर। सेल्फ रेप्लिकेशन करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशन भी करता है वो, सेल्फ रेगुलेशन एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी आपका करते हुए आपको मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट ऑल ऑफ दिस बिकम्स अ करेक्ट आंसर इन दिस, ठीक है। ग्रोथ कैनॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज हम ग्रोथ को एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की तरह नहीं ले सकते। उसका रीजन क्या है, आप यहाँ पे हैंड रेज करके बता सकते हो क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ के। अरे वाह, काफी जल्दी हैंड रेज कर लिया। बताइए समरागी, क्या होगा इसका आंसर? Sir, C, non-living things also. नहीं बता रहे grow. आप बेटा, आपकी आवाज कट गई, वापस बोलना। Sir, C option. ठीक है, रहे हो आप? अच्छा, लव आपको क्या लग रहा है? सर सी। सर सी ऑप्शन। सी लग रहा है आपको, एंड ऑप्शन सी। ऑलराइट, ऑल ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन सी। सब लोग एग्री करें ऑप्शन सी के साथ यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. यस सर। राइट, सर। नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो शो ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है बेटा, आप सबकी यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स आपके यहाँ पे ग्रोथ शो करती है। सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट टेक इट एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आपने अभी भी देखा रॉक शो कर रहा था ग्रोथ, सो दैट इज व्हाई आई कैन नॉट टेक इट एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ इन प्लांट्स कैसी होती है? अगेन ध्यान से देखो एंड देन रेज योर हैंड। ग्रोथ इन प्लांट्स कैसे आपके यहाँ पे हो जाएगी? डेफिनेट, रिवर्सिबल, इंडेफिनेट, ओनली अप टू सर्टेन एज। सर बताइए। इंडेफिनिट। अरे अरे ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं। हाँ ठीक है, राइट। यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड एंड देन आस्क समवन टू आंसर, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, राइट। आप जो मुझे बता रहे हो, आई थिंक मीनाक्षी, दक्ष और ऑल ऑफ यू हु हैव रेज्ड देयर हैंड, और जो ने बिना हैंड इसके आंसर दिया, इन सबका आंसर क्या ही रहेगा यहाँ पे? इंडेफिनेट। अब मेरा सवाल आपसे ये है, अब इसके लिए हैंड रेज करना, वो कौन से सेल्स थे जिसकी वजह से मेरा प्लांट के अंदर ग्रोथ होता ही रहता है? Why this growth is happening all the time? Because of what kind of cell? बताइए आयशा, क्या है उसका आंसर? आशिया, Systematic cells. right, that is your meristematic cells, right? So you have a meristematic cells जिनकी वजह से you will have this indefinite growth आपको होते हुए वहां मिल जाते हैं। बिल्कुल सही, बढ़िया। Let's talk about reproduction। यहाँ पे सिंपल सा टॉपिक है, इसे फटाफट देखते हैं। यहाँ पे reproduction are going to be of my like certain types. We have a asexual one, sexual one. asexual आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपका है हाइड्रा। आपने पिक्चर में देखा होगा, पिक्चर में मतलब आपके बुक के अंदर हाइड्रा का अगर आप यहाँ देखो तो ये बडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ये स्मॉल जो आप यहाँ पर, दैट इज एक्चुअली अ बड, सो इट इज डूइंग द इवेंट ऑफ अ बडिंग, सो इट इज एक्चुअली शोइंग द asexual reproduction,
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका यहाँ पे एक तो होता है, और बाजू में आपकी बैठी हुई यहाँ पे चिड़िया, some kind of bird is sitting over here, and this bird is sitting in the nest. This bird is going to show the sexual reproduction. अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है, सिर्फ इसी चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, अगर आप फ्यूचर में कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तब भी आपको कुछ बातें यहाँ पे याद रखनी है असेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में से ज्यादा एडवांटेजेस क्या होता है, तो आप कह सकते हो सेक्सुअल ज्यादा एडवांटेजेस आपका यहाँ पे होता है। सो यू हैव अ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल वन। सो लेट्स ट्राई टू सी कि मेरा सेक्सुअल के अंदर फायदा क्या होता है। सेक्सुअल में होता क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल योर टू एनिमल्स आर इन्वॉल्व्ड, सो यू हैव योर मेल एंड फीमेल एनिमल इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड। सो टू एनिमल्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, टू एनिमल्स आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, सो टू एनिमल्स आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड ओवर हियर, दैट्स वन थिंग यू शुड नो। इसके बाद सेक्सुअल का यहाँ पे फायदा ये होता है कि अगर कोई एनिमल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, जैसे ह्यूमंस हो गए, टाइगर हो गया, लायन हो गया, बर्ड हो गया, वेल हो गई, उसका फायदा ये होता है यू गेट वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। याद रखना, वन ऑफ द एडवांटेजेस, आपको वेरिएशन मिलता है पॉपुलेशन के अंदर। सो यू हैव द वेरिएशन इन पॉपुलेशन। इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, आप समझ पाओगे वेरिएशन इन पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। ओके देखो, हम सब लोग ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग का साइंटिफिक नाम क्या होता है? होमो सैपियंस। बहुत बढ़िया, मालूम है हम सबको। ठीक है, वेरी गुड, राइट, होमो सैपियंस। अब बात ऐसी है कि अगर आपने नोटिस किया होगा, जब कोविड हुआ था ना, तो हम सब वी ऑल बिलोंग टू सेम स्पीशीज एंड वी आर द स्पीशीज व्हिच डज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। अब हुआ क्या था कोविड के टाइम पे कि जब कोविड हो रहा था, कुछ लोगों के अंदर सिम्टम्स काफी सीवियर थे और कुछ लोगों के अंदर सिम्टम्स काफी माइल्ड थे और कुछ लोगों के अंदर सिम्टम्स थे ही नहीं। अब ये क्यों हो रहा था? बिकॉज वी हैव अ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन है एंड दैट वेरिएशन कम्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और क्योंकि वेरिएशन है पॉपुलेशन के अंदर, उससे क्या होता है कि कुछ के अंदर आपको कुछ एडवांटेजेस वेरिएशन मिल जाएगा, तो उनकी बॉडी रिस्पॉन्स ज्यादा बेटर तरीके से देगी वायरस को, और जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता था उसके बॉडी के अंदर वायरस का रिस्पॉन्स काफी डेडली होता था। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि वेरिएशन जब होता है पॉपुलेशन के अंदर, सो यू विल ऑलवेज हैव अ एडवांटेज, एक सर्वाइवल एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलता है। जैसे दीपांकर ने आपको बताया कि सर्वाइवल करने के लिए एनवायरमेंट के अंदर आपको एक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आप देख सकते हो कोविड के दौरान ही काफी लोग बहुत बीमार हो रहे थे, मेनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दैट एज वेल, बट सम पीपल वर एबल टू सर्वाइव, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, राइट, दे हैड ओनली माइल्ड सिम्टम्स। सो क्यों ऐसा हो रहा था? व्हाई इट वाज नॉट कॉमन टू ऑल ऑफ देम? द रीजन इज वेरिएशन। हम सब के अंदर वेरिएशन है, हम सब अलग है। अगर मैं आपके सामने 15 टाइगर भी रख देता हूं ना, इवन दो टाइगर आपके सब सेम दिख रहे हैं आपके सामने, इवन देन दे हैव वेरिएशन विद इन देमसेल्फ। सब एक दूसरे से वहां पे अलग होते हैं। कोई ज्यादा इम्यूनिटी किसकी स्ट्रांग होगी, कोई ज्यादा थोड़ा सा जेनेटिकली आपका फास्ट होगा। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड ओवर देयर। ठीक है, तो याद रखना, वेरिएशन इन द पॉपुलेशन इज समथिंग यू विल गेट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये बात आप सबको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, क्या ये वाला टर्म आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? कोई सवाल हो तो पूछ लो। आई होप इट दिस टर्म इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ माय वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। ठीक है, इसके अलावा आप एक और चीज यहाँ पे याद रख सकते हो कि जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है देन यू हैव टू अंडरटेक द मियोसिस। सो मियोसिस करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। सो एक सेल डिवीजन होता है एक टाइप का, जिसे हम कहते हैं मियोसिस, जो आपने स्कूल में शायद पढ़ भी लिया होगा, बट अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बट दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल में क्या होता है? दिस इज इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, ये होता है सिंगल पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व, एंड यू हैव नो वेरिएशन इन दिस। और सेक्सुअल में याद रखना, जो भी नए प्रोजेनी बनेंगे ना, वो सारे डिट्टो होंगे पेरेंट से। So because of that, you have no variation in the population. So you have no variation in the population, and you will find nothing like meiosis is happening. So no meiosis is required over here. कोई meiosis की यहाँ पे जरूरत आपको यहाँ पे नहीं होती। So that is what you find in the asexual mode of reproduction. तो asexual का फायदा बस एक यहाँ पे ये होता है कि आप कम टाइम में ज्यादा प्रोजीनी आप बना सकते हो। याद रखना, अगर एक एल्गे है और अगर एक एल्गे कहता है कि यार मेरे को asexually रिप्रोड्यूस करना है, तो उसका एडवांटेज ये होता है कि कम टाइम में वो ज्यादा नंबर बना सकता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है,
सेक्सुअल में टाइम लगता है, सेक्सुअल में थोड़ा एनर्जी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, सो आप बहुत ज्यादा प्रोजीनी नहीं बना पाते हैं, सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। बट असेक्सुअल इज नॉट समथिंग विच टेक्स टाइम। सो कम टाइम में ज्यादा बनाना हो एनिमल को, और सेक्सुअल इज अ बेटर वे टू रिप्रोड्यूस, राइट? क्या ये दोनों टर्म यहाँ तक आप सबको समझ आ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alright. तो कुछ चीजें हम यहाँ पे देखते हैं. So these are the some of the differences you can see that asexual में you have an involvement of a single gamete, single parent. Gametes are not produced. No fertilization, zygote formation, कुछ नहीं होता है यहाँ पे ऐसा कुछ. Meiosis does not occur any time during the reproduction. और sexual के अंदर often involves two parent, gametes are produced, fertilization and zygote formation आपका होगा यहाँ पे. And meiosis occurs at a time of gamete formation. जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो सब आपकी चीजें आपके यहाँ पे हो जाती है, राइट? बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल. याद रखना, रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल. अच्छा, दीपांकर का कुछ यहाँ पे सवाल है, इज देयर एवोल्यूशन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नहीं दीपांकर, अगर आपके, आई गिव यू द एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देके यहाँ पे समझाता हूँ. सुनो इस बात को. समझो आपका एल्गे है, एल्गे पानी में आपका ग्रो कर रहा है, और एल्गे के पास ऑप्शन होता है दोनों करने का, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. वो दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है? जब कंडीशन फेवरेबल होती है. हाँ बेटा, वापस बोलना, क्या कह रहे हो आप? सर अपने वो दोबारा रिपीट करिए, आपकी आवाज हाँ. समझ नहीं आ रही थोड़ी. ठीक है, कोई बात नहीं. आई होप. अच्छा, अगर हाँ, एक और बात, अगर मेरी कभी आवाज कट जाए या कुछ हो जाए ना, कि मेरी आवाज बंद हो जाए सडनली बीच में, तो बता देना. जोर से सब लोग बोल देना कि अरे सर सुनाई नहीं दे रहा, सर आवाज गई, बता देना ऐसा कुछ, सो दैट आई विल रिपीट दैट थिंग टू यू. ओके, देखो होता क्या है ना, सुनो ध्यान से. एल्गे जो होता है ना, एल्गे कैन रिप्रोड्यूस बाय बोथ द वेज, और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरीके से वो रिप्रोड्यूस कर सकता है. जब कंडीशन फेवरेबल है, जब आसपास का एनवायरमेंट काफी अच्छा है, पानी भी अच्छा है, सनलाइट भी अच्छी है, तो एल्गे प्रेफर करेगा और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है? जैसे ही आपकी एनवायरमेंटल कंडीशंस थोड़ी सी बदली, टेम्परेचर चेंज हो गया, सनलाइट चेंज हो गई, और एल्गे को फील होता है कि यार कंडीशंस में यहाँ पे थोड़ी चेंज हो रही है, वो टाइम पे एल्गे विल अंडरटेक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो ये बात आपको याद रखनी है कि जनरली एनिमल, मेनी ऑफ द एनिमल्स विल हैव अ ऑप्शन ऑफ बोथ द रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल वन. और सेक्सुअल का बस फायदा होता है कि वो कम टाइम में ज्यादा प्रोटीन बना लेगा. बट अगर कंडीशंस चेंज हो रही है एनवायरमेंट की, देन द प्लांट और एल्गे विल अंडरगो अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ताकि उसके जो प्रोजीनी बने उनके अंदर वेरिएशन रहे, और वो वेरिएशन हेल्प करे उन्हें सर्वाइव करने के लिए चेंजिंग कंडीशंस के अंदर. क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? दीपांकर एंड ऑल ऑफ यू, दिस गोस फॉर ऑल ऑफ यू. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क इन द मेनी ऑफ द माइक्रोस, मेनी ऑफ द स्मॉल स्पीशीज एंड प्लांट्स एज वेल. बट अगर मैं आपको ये डायरेक्टली बोलूं कि क्या असेक्सुअल का एवोल्यूशन से कोई रिलेशन है, नहीं. अगर आपका असेक्सुअली अगर कोई रिप्रोड्यूस कर रहा है हमेशा, वो इवॉल्व नहीं कर सकता. इट कैन नॉट इवॉल्व. वो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? आप कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट कर रहे हो. अगर आप असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हो, और अगर आपकी कंडीशंस चेंज हो रही है, देन यू कैन नॉट अडेप्ट एज पर द चेंजिंग कंडीशन. सो याद रखना. इसलिए मेनी प्लांट्स, मेनी फंगाई विल हैव बोथ द ऑप्शन. फंगाई भी यही करता है, फंगाई के पास भी दोनों ऑप्शन होते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करने के. सर सारे असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की प्रोजेनी में लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है. हाँ, जनरली व्हाट वी हैव सीन, द एनिमल्स हु अंडरटेक द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे डोंट हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ स्पैन, राइट? सो वो वेरी करता है, वो प्लांट टू प्लांट, फंगाई टू फंगाई, वो वेरी करता है, बट जनरली उनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा नहीं होता. दैट्स ट्रू, ठीक है? सो आई होप आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि देखो, अगर एक एलिफेंट है, अगर एलिफेंट रिप्रोड्यूस नहीं करता तब वो सर्वाइव तो करेगा ही ना. तो दैट इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल. आई होप यू अंडरस्टैंड. इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल यहाँ पे. बट रिप्रोडक्शन भी आपका डिफाइनिंग फैक्टर नहीं होता. रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फैक्टर ऑफ लिविंग बींग्स. ऐसा क्यों? बिकॉज यू हैव द एग्जाम्पल. आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपका यहाँ पे है म्यूल, और आपका राइट हैंड साइड पे आपके यहाँ पे है वर्कर बी. अब इन दोनों में कॉमन क्या है? बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी स्टेराइल. दोनों के दोनों आपके यहाँ पे होंगे, दे आर गोइंग टू बी स्टेराइल, मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. सो बोथ ऑफ देम ओवर देयर आर गोइंग टू बी स्टेराइल. ये भी स्टेराइल होता है, ये भी स्टेराइल होता है.
याद रखना, वर्कर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सिमिलरली म्यूल जो होता है, इट इज अ क्रॉस बिटवीन डोंकी एंड हॉर्स, ये भी आपका स्टेराइल होता है। जब भी आपके सामने आए ना कि ये एनिमल स्टेराइल है, दैट मीन्स वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इट इज उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं होती। ओके, तो क्योंकि हमारे पास कई सारे ऐसे नेचर में एग्जांपल्स हैं विच आर एक्चुअली स्टेराइल एनिमल्स, सो दे कैन नॉट, ये तो कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं आपके लिए, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। अब जब मैं कह रहा हूं कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, सो आई कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग्स। जैसे ग्रोथ भी नहीं था ना, वैसे रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स, क्योंकि मुझे लिविंग बीइंग्स मिलेंगे जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो आई कैन नॉट से कि ये प्रॉपर्टी सबके अंदर मिलती है, आई कैन नॉट से दैट। सर स्टेराइल और इनफर्टाइल सेम होता है क्या? नहीं बेटा, स्टेराइल इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी लाइक, दोनों का रीजन लाइक इनफर्टाइल और स्टेराइल के अंदर कॉमन ये कि दोनों रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट इनफर्टिलिटी आप टर्म तब यूज करते हो बेटा जब पहले वो फर्टाइल था एनिमल और बाद में किसी रीजन से वो इनफर्टाइल हो गया, राइट? और द एनिमल वाज सपोज्ड टू बी फर्टाइल लेकिन वो इनफर्टाइल हो गया, देन यू कैन से इट इज अ इनफर्टाइल एनिमल और इनफर्टाइल पर्सन। ओके, बट स्टेरिलिटी हम टर्म यूज करते हैं जो बाय डिफॉल्ट होती है एनिमल्स के अंदर। ओके, बट दोनों के अंदर कॉमन यही है दैट बोथ ऑफ देम कैन नॉट रिप्रोड्यूस। सो मीनिंग सेम है, बट वो टर्म हम यूज नहीं करते हैं। वी यूज अ टर्म लाइक अ स्टेराइल फॉर दीज एग्जांपल्स, एंड इनफर्टाइल हम कह सकते हैं कि जैसे समझे एक ह्यूमन बीइंग है, अगर वो इनफर्टाइल है, दैट मीन्स व्हाट, ही वाज सपोज्ड टू बी फर्टाइल, उसको फर्टाइल होना चाहिए था, बट राइट नाउ ही इज गोइंग टू बी इनफर्टाइल, ही इज इनफर्टाइल बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ओके सर, ओविपेरस ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? हर्षित, हम अलग से देखेंगे ओविपेरस में फर्टिलाइजेशन आपका कैसे होता है। जो भी एग लेयर्स होते हैं ना, वो दैट इज वी विल सी दैट सेपरेटली लेटर ऑन, राइट? कि कैसे आपका मेल गैमेट जाता है, फ्यूज करता है एग के साथ, सो विल अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स लेटर। कैसे आपका एग बनता है, राइट? वो यहाँ पे हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बट विल डू इट सेपरेटली, ठीक है? सो ये हमने यहाँ पे देख लिया। सो आई होप रिप्रोडक्शन वाली कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है। सो आई होप द रिप्रोडक्शन स्टोरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ आफ्टर दिस, हाँ बेटा, कोई सवाल हो तो पूछ लो, इसके अलावा कोई इसमें अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लो। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपने पता है, शायद सुना होगा, एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं लाइगर। एक एनिमल है, इट इज अ क्रॉस बिटवीन अ लायन एंड अ टाइगर। ये वो पिक्चर वाला लाइगर नहीं है, वो हाँ साउथ इंडियन एक्टर वाली पिक्चर वाला लाइगर नहीं। इट इज अ एनिमल विच इज अ मिक्सचर ऑफ योर लायन एंड अ टाइगर, और ये भी स्टेराइल होता है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी स्टेराइल। वैसे ये जो एनिमल बनाते हैं, ये तो जूम ही बन सकता है, वाइल्ड में कभी बन नहीं सकता, बट जब ये बनाया था उन लोगों ने, सो इट वाज अ स्टेराइल एनिमल, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय मेटाबॉलिज्म। तो इसको मैं इस तरीके से, जब भी एक टर्म आता है मैं बस ये चीज लिखूंगा यहाँ पे, सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन inside the body is called as my metabolism. So sum of total chemical reaction inside the body is going to be called as my metabolism. एग्जाम्पल में आप देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी में हो रहा है नहीं हो रहा, क्या होता है उसका एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में हो रहा है डाइजेशन। आपके बॉडी के अंदर आपने खाना खाया, रोटी खाई, रोटी आपके पेट में गई, फिर आपका चालू आपका वहां पे डाइजेशन। डाइजेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई मेटाबॉलिज्म, राइट? आपके बॉडी के अंदर आपके कुछ ग्रोथ हार्मोन बन रहे हैं और वो ग्रोथ हार्मोन आपके ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहे हैं, सो ग्रोथ हार्मोन फॉर्मेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ हार्मोन जो आपके बॉडी के अंदर बन रहे हैं, सो ग्रोथ हार्मोन फॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एग्जाम्पल ऑफ माई मेटाबॉलिज्म। आप अभी क्लास में बैठ के मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आप बैठ के देख रहे हो तो, राइट? अगर आप बैठ के लेक्चर को यहाँ पे ऑब्जर्व करो, देन आपके मसल्स, आपके शोल्डर के मसल, नेक के मसल कॉन्ट्रैक्ट करके आपको एक पोजीशन में उन्होंने आपको मेंटेन करा हुआ है। सो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय सम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैपनिंग ओवर देयर। तो बॉडी में जो कुछ भी आपका हो रहा होता है ना, दैट इज ऑल बिकमिंग अ पार्ट ऑफ माय रेस्पिरेशन। बिल्कुल सही, रेस्पिरेशन आल्सो एग्जांपल ओवर हियर, दैट इज ऑल गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ माय मेटाबॉलिज्म। तो सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज माय मेटाबॉलिज्म, उसको हम बोलते हैं। अब यही केमिकल रिएक्शन आप
सेल के बाहर या बॉडी के बाहर भी आप करा सकते हो। आप टेस्ट ट्यूब में ये सब करा सकते हो। यू कैन डू ऑल दिस रिएक्शन आउटसाइड ऑल्सो। तो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, टेस्ट ट्यूब बोलो या आप बोलो इसे फ्लास्क बोलो, सो आई कैन डू दिस रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी एज वेल। जब कोई रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी होता है ना, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे से इन विट्रो रिएक्शन। When some reaction takes place outside the body, that is called as my in vitro reaction. In vitro का मतलब यहां पे समझो, in vitro मतलब बॉडी के बाहर लैब के अंदर। अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा हूँ लैब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के या फ्लास्क के अंदर डाल के लैब में कर रहा हूँ बॉडी के बाहर, देन आई कैन कॉल इट एज अ इन विट्रो रिएक्शन। हाँ जी मोहम्मद, अभी हम देखेंगे यहाँ पे कैटाबोलिज्म क्या होता है, एनाबोलिज्म क्या होता है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। ठीक है, पहले इतना याद रखो, दैट्स अ सम ऑफ टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज माय मेटाबॉलिज्म। और जो रिएक्शन हम करा सकते हैं बॉडी के बाहर, फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे कोई प्रोटीन देते हो, मैं उस प्रोटीन को लैब के अंदर डाइजेस्ट कर सकता हूं बाय एडिंग सम एंजाइम। सो वो भी मेरा एक मेटाबॉलिक रिएक्शन ही हुआ, बट दैट इज कॉल्ड एज माय इन विट्रो रिएक्शन। हाँ जी पूर्वा, आपने हैंड रेज किया, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। अच्छा, आई थॉट समवन हैज रेज्ड देयर हैंड। ओके, किसी ने अगर हैंड रेज किया है सवाल पूछने के लिए, देन वो पूछ सकता है। ओके, अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो बॉडी के बाहर, सेल के बाहर, लैब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इन विट्रो रिएक्शन। याद रखना, वी कॉल इट एज अ इन विट्रो रिएक्शन। सो इन विट्रो टर्म से वाकिफ हो जाओ, ये टर्म अभी भी आएगा, 12th में भी आएगा वापस से। तो अगर मैं करूँ ना, अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा मैं एक इन विट्रो फिश बना रहा हूँ, तो समझ जाना कि सर लैब में कुछ तो भी फिश बना रहे हैं, लैब में जेनेटिकली मॉडिफाइड फिश बना रहे हैं सर। या मैं अगर आपको बोलूँ कि सर मैं एक प्लांट बना रहा हूँ बेटा, एप्पल का ट्री, लेकिन वो इन विट्रो में बना रहा हूँ। सो दैट मीन्स कि मैं लैब में एक ट्री बना रहा हूँ, सॉइल में, वो नेचर में नहीं बन रहा, लैब के अंदर मैं अलग तरीके से एक ट्री बना रहा हूँ। सो यू शुड अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। ठीक है, क्या इन विट्रो टर्म आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बस एक लोगों ने ये सब बोले। Yes, sir. हाँ ठीक है, दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। राइट, ठीक है, चलो। Now let's talk about my catabolism and anabolism. इस बारे में हम बात करते हैं। सिंपल से दोनों टर्म्स हैं, बड़े आसान टर्म है, राइट। लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट माय कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म को आप सिंपली याद रखो, इट इज अ ब्रेकिंग प्रोसेस। इट इज अ ब्रेकिंग प्रोसेस। अब जब मैं कहता हूं कि मेरा एक ब्रेकिंग प्रोसेस है, दैट मीन्स व्हाट? अगर आपके ने अपना खाना खाया, आपने रोटी चावल खाया, राइट, तो उसमें क्या होता है, यू हैव योर स्टार्च। रोटी में क्या होता है, यू हैव अ स्टार्च। सो आपने स्टार्च खा लिया। अब ये स्टार्च को क्या किया जाएगा, इसको हम डाइजेस्ट करेंगे। तो जब मैं इसको डाइजेस्ट करूंगा तो इसको क्या करोगे आप, इसका कन्वर्ट किसमें करोगे आप इसे? दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो जब आप स्टार्च को यहाँ पे डाइजेस्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? राइट लव, बिल्कुल सही। So you'll find is a formation of your glucose molecule. तो आपने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया इनटू सिंपलर फॉर्म। आपने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को आपने ब्रेक डाउन किया और आपको यहाँ पे क्या मिला? ग्लूकोज मिला। यहाँ पे G इज फॉर ग्लूकोज, ठीक है, G इज फॉर ग्लूकोज। तो जब आप एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में लाते हो, दैट इज कॉल्ड एज माय कैटाबोलिज्म। दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय कैटाबोलिज्म। ठीक है, तो कैटाबोलिज्म इज अ ब्रेकिंग प्रोसेस। और ये भी इंपॉर्टेंट होता है ना, कि जब तक आप ग्लूकोज बनाओगे नहीं, तब तक एनर्जी कैसे आएगी? आपने कभी नोटिस किया होगा कि दिन भर काफी भूख लगी होती है आपको, घर आते हो, खाना खाते हो, और थोड़ी देर के बाद यू फील एनर्जाइज्ड। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपने कैटाबोलिज्म किया, आपने खाने का ग्लूकोज बनाया, और ग्लूकोज के बाद उसमें से आपकी एनर्जी बनी। दैट्स अ कैटाबोलिज्म। सिमिलरली यू हैव अ एनाबोलिज्म, इट इज अ बिल्डिंग प्रोसेस। अगर मैं एनाबोलिज्म की यहाँ पे बात करता हूँ, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड इज आल्सो कैटाबोलिज्म। बिल्कुल सी पूर्वा, ये भी आपका एग्जांपल यहाँ पे बन जाएगा। सो प्रोटीन को आप ब्रेक डाउन कर रहे हो अमीनो एसिड के अंदर, आप लिपिड को ब्रेक डाउन कर रहे हो फैटी एसिड के अंदर, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय कैटाबोलिज्म। बिल्कुल सही, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करें ग्लूकोज के अंदर, स्टार्च को हम ब्रेक डाउन करें ग्लूकोज के अंदर, दैट्स एग्जांपल। एनाबोलिज्म में आपका यहाँ पे क्या होता है? एनाबोलिज्म इज अ बिल्डिंग प्रोसेस। एनाबोलिज्म जो आपका यहाँ पे होगा, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ बिल्डिंग प्रोसेस। ये आपका यहाँ पे आएगा एज अ बिल्डिंग प्रोसेस। यहाँ पे आप बिल्ड कर रहे हो,
यू आर एक्चुअली यूजिंग ऑल योर स्मॉल अमाइनो एसिड या स्मॉल मॉलिक्यूल्स को यूज करके आप कुछ बड़ा बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है कई सारे अमाइनो एसिड, ये है मेरे कुछ अमाइनो एसिड, और इनको इस्तेमाल करके आई एम मेकिंग अ प्रोटीन। इसको इस्तेमाल करके आई एम मेकिंग अ लॉन्ग प्रोटीन, राइट पूर्वा? ग्रोथ कैन बी कॉल्ड एज माय एनाबॉलिक पाथवे। सो ये है मेरा यहाँ पे प्रोटीन और ये है मेरे यहाँ पे अमाइनो एसिड। सो जब भी कोई चीज बनाई जाती है, बिल्ड की जाती है आपके बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आपके बॉडी के अंदर हम कोई ग्रोथ हार्मोन बना रहे हैं, वापस वो एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ आई राइट GH, ग्रोथ हार्मोन इज एग्जांपल ऑफ माय एनाबॉलिज्म। जैसे पूर्वा ने मैं यहाँ पे बोला, ग्रोथ इटसेल्फ इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय एनाबॉलिज्म। अगर आपकी ग्रोथ वहां पे हो रही है तो ग्रोथ आपकी होती क्या है, जो आपका एनाबॉलिज्म आपका हो रहा होता है वहां पे। सो यू कैन ऑलवेज रिमेंबर कि एनाबॉलिज्म के अंदर यू विल ऑलवेज फाइंड दैट योर थिंग्स आर बिल्डिंग ओवर देयर। आप स्मॉल मॉलिक्यूल को यूज करके आप एक कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अपना वहां पे बना रहे हो, और उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज ए एनाबॉलिज्म। अब याद रखना, आपके बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म हमेशा होता रहेगा, इट इज हैपनिंग ऑल द टाइम। ठीक है, आपकी बॉडी हार्मोन्स बनाती है, प्रोटीन्स बनाती है, इट विल मेक सम काइंड ऑफ लाइक इंपॉर्टेंट फैट्स आपके बना रही होती है। सो दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन। हाँ जी बिल्कुल पूरा, बोन डेवलपमेंट आपके यहाँ पे हो गया, न्यूरॉन सर्किट बनाना, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एनाबॉलिज्म, राइट? योर मसल ग्रोथ होना, दैट इज ऑल्सो एग्जांपल एनाबॉलिज्म। तो आप सबको याद रखना है, अगर कुछ हम बिल्ड कर रहे हैं, अगर हम कुछ फॉर्म कर रहे हैं, दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय एनाबॉलिज्म। और जब मैं कुछ ब्रेक डाउन कर रहा होता हूँ टू फॉर्म अ सिंपलर मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एज माय कैटाबॉलिज्म। तो ये दो चीजें आपको रखनी है यहाँ पे याद, दीज आर द टू थिंग्स व्हिच शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सेल डेवलपमेंट आई कैन नॉट कॉल एज एनाबॉलिज्म ओवर हियर। उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा था उसे मैं कह सकता हूँ एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो सेल के अंदर आपका जो भी आपका प्रोटीन बन रहा होगा या कोई न्यूक्लिक एसिड बन रहा होगा, दैट कैन बी कॉल्ड एज माय एनाबॉलिज्म ओवर देयर, राइट? तो इतनी बातें आपको रखनी है यहाँ पे याद। क्या ये दो टर्म्स आप सबको यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहे हैं? आर दीस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर कैटाबॉलिज्म के एग्जांपल बता दीजिए कुछ। कैटाबॉलिज्म के एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि स्टार्च को ब्रेक डाउन किया मैंने ग्लूकोज के अंदर, वैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल प्रोटीन को मैंने ब्रेक डाउन किया अमाइनो एसिड के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल आपने राजमा खाया, तो राजमा खाने के बाद राजमा इज नथिंग बट अ प्रोटीन, इट विल गेट ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय कैटाबॉलिज्म। सो जब भी आप किसी चीज को ब्रेक डाउन कर रहे हो, दैट बिकम्स अ प्रोसेस ऑफ माय कैटाबॉलिज्म। सिमिलरली लिपिड, अगर आप लिपिड कंज्यूम करो, अगर आप बटर खा रहे हो, घी खा रहे हो, that has to be broken down into fatty acid, that is also example of my catabolism। बोल मेरा कैटाबॉलिज्म का यहाँ पे बोलो बेटा बोलो। सर फोटोसिंथेसिस, that's anabolism। photosynthesis will become example of anabolism, क्योंकि वहां पे आप बिल्ड कर रहे हो। बहुत बढ़िया, सो बिल्कुल आप यहाँ पे लिख सकते हो फोटोसिंथेसिस जो आपका प्लांट में यहाँ पे हो रहा होता है, सिंथेसिस जो आपका यहाँ पे होगा। रिया सिंह कुछ कहना चाहती है, 2 मिनट बता। ग्रोथ ऑफ नेल हेयर कैन आल्सो बी एड एग्जांपल ऑफ। हाँ बेटा, नाउ वी हैव सिमिलरली वी हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स ओवर देयर। ठीक है, विल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इज अ कैटाबॉलिज्म। यस अंशुल, बिल्कुल सी बात है आपकी। अगर ग्लूकोज को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ पायरुवेट के अंदर, दैट इज आल्सो माय कैटाबॉलिज्म ओनली। ठीक है, और एनाबॉलिज्म में जैसे आपने एग्जांपल दिया, फोटोसिंथेसिस इज आल्सो एग्जांपल व्हिच इज आल्सो पार्ट ऑफ माय एनाबॉलिज्म, क्योंकि आप यहाँ पे शुगर बना रहे हो, सनलाइट, CO2, वाटर इस्तेमाल करके आप शुगर बना रहे हो। सो दैट्स एग्जांपल ऑफ माय एनाबॉलिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है आप लोगों के पास। चलिए, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ, राइट? ओके, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री मीडियम, सेल फ्री सिस्टम। तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि आप बॉडी के बाहर भी कर सकते हो मेटाबॉलिज्म, जिसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन आप कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं इन विट्रो रिएक्शंस, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज इन विट्रो रिएक्शंस। ठीक है, चलिए देन सर एक्सटर्नल में कैरेन करे तो भी एक्सटर्नल में करे, हाँ मतलब अगर आप मुझे ये कह रहे हो ना कि अगर मैं सेल बॉडी के बाहर अगर कोई चीज में बिल्ड कर रहा हूँ, सो दैट इज ऑल्सो माई एनाबॉलिक पाथवे ओनली, बट वो आउटसाइड हो रहा है, वो इट इज हैपनिंग इन विट्रो।
मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। याद रखना, ये आपका एक डिफाइनिंग फीचर है, ये हर किसी में आपको मिलेगा। हाँ जी बेटा बताइए, क्या सवाल आपका, बोलिए। अच्छा, मुझे लगा किसी का सवाल था, ठीक है। सर याद रखना, बोलो 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 बोलो। सर सेल्फ फ्री सिस्टम। हाँ, सेल फ्री सिस्टम का मतलब यहाँ पे ये होता है बेटा कि सेल के बाहर, बॉडी के बाहर, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मेरे सेल के अंदर कुछ एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वही केमिकल रिएक्शन जब मैं एक टेस्ट ट्यूब में करा रहा होता हूँ ना, सो दैट्स अ सेल फ्री सिस्टम। तो वो सेल के अंदर नहीं हो रहा, वो आपका टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, सो दैट बिकम्स माय सेल फ्री सिस्टम। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कोई केमिकल रिएक्शन, कोई इवेंट आपका जो सेल में हो रहा था, अगर मैं उसे सेल के बाहर करा रहा हूँ आपके लैब के अंदर, देन आई कॉल्ड एज अ सेल फ्री सिस्टम। तो याद रखना बेटा, हमेशा कई सारे रिएक्शन आप लैब में कर सकते हो, टेस्ट ट्यूब में कर सकते हो, फ्लास्क में कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट माय सेल फ्री सिस्टम इज कॉल्ड एज, राइट। जिसको हम इवन वो जो भी आप बाहर कर रहे होते हैं ना रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इन विट्रो रिएक्शन। आई होप ये समझ आ रहा है, जिनका भी ये सवाल था, आई होप इट्स क्लियर टू यू, ठीक है। यस सर। चलिए, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। जो भी आप ये लैब में कर रहे होते हो, दे आर नॉट एक्चुअली लिविंग थिंग्स, बट वो एक लिविंग रिएक्शन आपके यहाँ पे है, ओके। तो ये एक स्टेटमेंट भी आपके सामने आ जाती है। सो ये हो गया आपकी कहानी ऑफ माय मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज समथिंग विच इज अ डिफाइनिंग फैक्टर, चाहे बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, वेल हो, या ग्रीन एल्गे हो, all of them will show metabolism. सबके अंदर without exception you will find metabolism will happen, right? Now let's talk about my consciousness, awareness about the environment. पेज और I would say सर, बेटा वापस बोलना, आवाज कट गई आपकी। प्रीवियस पेज ओपन करना एक बार। कर दिया। वैसे ये सब आपको मिल जाएगा बाय द वे, पूरी स्लाइड्स आपको क्लास खत्म होने के बाद कुछ टाइम बाद आपको मिल जाएगी, you'll get them in the group, ठीक है। सर लाइन पूछनी थी, हाँ बोलो पूछा। बोलो बोलो। आइसोलेटेड रिएक्शंस क्या होता है? आइसोलेट मतलब एक फॉर एग्जांपल आपके सेल के अंदर अभी के टाइम पे आपके सेल के अंदर 100-200 रिएक्शन चल रहे होंगे एक साथ, ठीक है। उनमें से एक रिएक्शन में निकाल के अगर मैं लैब में करूं, उसको मैं बोलता हूं आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो अगर मैं एक कोई पर्टिकुलर रिएक्शन निकाल के अगर मैं कर रहा हूं ना लैब के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब मेरी बात समझ आई आपको यहाँ पे? यस सर। आइसोलेट मतलब अलग करना, एक रिएक्शन को निकालना, उसे अलग करना, एंड देन यू रन इट इन अ लैब कंडीशन। सो दैट इज माय आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, ओके। चलिए सर, आईवीएफ नॉट एक्सेप्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म, नहीं बेटा वो अलग चीज हो जाती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम मेटाबॉलिज्म के साथ मैच नहीं करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस यू आर डूइंग, ठीक है। सो एलेक्स उसे वहां पे मिक्स मत करना फिलहाल के लिए, बट यस आईवीएफ इज अ डिफरेंट थिंग एंड लेट्स नॉट ऐड मेटाबॉलिज्म इन दैट, ओके। आईवीएफ करने के बाद जो आपका सेल होता है उसके अंदर हो रहा होता है मेटाबॉलिज्म, बट आईवीएफ आई कैन नॉट से इट्स इज अ प्रोसेस ऑफ माय मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ऑलराइट, अवेयरनेस अबाउट सराउंडिंग, कॉन्शियसनेस को मैं यहाँ पे अवेयरनेस अबाउट द सराउंडिंग होना, सिंपल लैंग्वेज में आई कैन कॉल इज अ कॉन्शियसनेस, राइट। और सराउंडिंग के बारे में अवेयरनेस तो आपको है यहाँ पे, उसके साथ साथ रिस्पॉन्डिंग टू द सराउंडिंग। अच्छा पहले एक बात बताओ, यहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन, हाँ मुस्कान, ब्लड फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे आ जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, अच्छा ठीक है। अच्छा पहले ये बताओ, यहाँ तक सब चीजें समझ आ रही है आपको यहाँ पे? आई होप दीस आर द थिंग्स व्हिच आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. यस तो सर। करना तो नहीं पड़ेगा, हाँ बता दो अगर किसी को भी कंसर्न आ रहा हो तो। Daksh, Meena, Sonia. I know Sonia, it's not your name, but I hope it's clear to you. Purva, Shreya, then Piyush, Samragi, Saloni, Lavkush, Rajendra, and Harshit. सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, यशवी, लव, but I hope it's clear to all of you. कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई सवाल पूछना then पूछ लेना, right? Because it's not a normal class जिसमें मैं आपको देख पा रहा हूँ, right? So I have to tell me अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो. Okay, awareness about the surrounding is something which is a consciousness. उसके बाद responding to the external stimuli, responding to the external stimuli.
something should be happening in the consciousness. This also happens to become example. That's also become one of the statement for my consciousness. अब इसको हम थोड़ा example लेके समझते हैं ताकि वो जहन में हमेशा आपके रहेगा. So let's see some of the examples over here. Awareness about surrounding, responding to stimuli. Something I've already written over there. ये दो चीजें आपको मिलती है आपके consciousness का एक like one of the thing conscious animals or conscious people are going to show. NCERT में सर आई हैव अ क्वेश्चन. अर्नेस्ट मेड के बारे में एग्जाम में आता है क्या? एनसीईआरटी में पैरा है और स्कूल में मैम ने इंपॉर्टेंट कहा है. हाँ बेटा, यू विल फाइंड अर्नेस्ट नेम इज जस्ट ए टर्म ओवर देयर, राइट. सो उनके बारे में आएगा और हम भी आगे देखेंगे उनके बारे में, ठीक है. सो पढ़ेंगे, ये सभी पढ़ेंगे हम लोग वहां पे, राइट. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय कॉन्शियसनेस ओवर हियर और वी हैव सम एग्जांपल्स. लेट्स ट्राई टू सी देम. पहला एग्जांपल आपके सामने है, ये जो प्लांट है आपके सामने, यू नो दैट दिस प्लांट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सनफ्लावर. और सनफ्लावर का मैंने स्पेशली एग्जांपल यहाँ पे इसलिए लिया बिकॉज ये शो करता है रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक योर सन. आपको ये बात मालूम होगी, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि सनफ्लावर अपना डायरेक्शन मूव करता है एज पर द सन, राइट, और विल शो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द सन. So that is why I have taken as an example over here. So it shows a good response towards the sunlight. And that is an example of my consciousness, right? So it responds to the sunlight. Responds to sunlight. अब ऐसा नहीं कि सिर्फ sunflower ही करता है, majority of the plants do that. Majority of the plants आपके sunlight की तरफ response करते हैं. So that is an example of my consciousness. Okay. Then you have a bird over here. अब जो bird आपके सामने, ये कोई एमी bird नहीं है. इस bird का नाम है आपका bar-headed goose. इस बर्ड का यहाँ पे नाम है आपका यहाँ पे बार हेडेड गूस. अब ये जो बर्ड है ना, ये बेसिकली आपका माइग्रेटरी बर्ड है. अब इसको मैंने यहाँ पे एग्जांपल की तरह क्यों यूज किया है बताता हूं मैं आपको. जब भी आपका विंटर सीजन आता है ना, तो कई सारे बर्ड्स आपके नॉर्दर्न बेल्ट से या आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ट्रेवल करके आते हैं इंडिया या मैं कहूँगा साउथ ईस्ट एशिया के अंदर. अब ऐसा वो लोग इसलिए करते हैं ताकि वो यहाँ पे अपनी विंटर स्पेंड कर सके. सो बार हेडेड डक जो आपका यहाँ पे होता है, ये भी आपका ट्रैवल करके आता है, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ट्रैवल करके आता है और ये आता है इंडिया में और अपना विंटर यहाँ पे स्पेंड करता है. तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको पता कैसे चलता है कि वापस उसको मतलब उसको जाना है विंटर में वहां पे. मतलब हम लोग तो कैलेंडर देख सकते हैं ना कि नवंबर आ गया, चलो निकलते हैं. ये तो कैसा करता होगा. सो बेसिकली होता क्या है इसके साथ कि इसके एनवायरमेंट के अंदर जैसे आपका टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है, इसको वो स्टिमुलस मिल जाता है. वापस बोला बेटा. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार. अच्छा, मेरी आवाज सबको क्लियर नहीं आ रही है, कुछ लोगों को क्लियर नहीं आ रही? सर क्लियर है. सर क्लियर. अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, रिपीट करता हूँ एक बार फिर वापस से. आपका बार हेडेड गूस जो आपके यहाँ होता है, इट्स अ माइग्रेटरी बर्ड. और जैसे ही आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर टेम्परेचर आपका चेंज होता है थोड़ा सा, तो इसको वो स्टिमुलस मिल जाता है. इस डक को स्टिमुलस मिल जाता है एंड इट विल स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम दैट एरिया टुवर्ड्स द इंडिया और टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट एशिया. और इतनी लंबी जर्नी करके वो नवंबर दिसंबर के महीने में आपका पहुंच जाता है इंडिया और अपना पूरा सर्दियां वो यहाँ पे गुजारते हैं. सो दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट देयर एनवायरमेंट एंड दे रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंट. उनको अपने एनवायरमेंट को लेकर अवेयरनेस होती है एंड दे रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट एंड दे कम ओवर हियर. सो दैट्स एग्जांपल ऑफ माय बार हेडेड गूस. आप सब लोग दिल्ली से हो ना, दिल्ली के पास में एक जगह है, आई वोंट से दिल्ली के पास में, राजस्थान में एक जगह है भरतपुर करके, शायद आपने सुना होगा. कभी अगर आपको टाइम मिले, आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा, यू शुड गो टू दैट एरिया. देयर इज अ बर्ड सेंचुरी ओवर देयर कॉल्ड एज माय भरतपुर बर्ड सेंचुरी. अगर आप कभी विंटर में वहां पे जाते हो तो आपको ऐसे कई सारे बर्ड्स आपको मिलेंगे वहां पे. सो यू कैन सी लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स हो जैसे आप सेंचुरी कॉल्ड एज माय भरतपुर bird sanctuary. I think Delhi say it is roughly around like 4 hours journey, if I'm not wrong. So birds का इसलिए बात कर रहा हूँ मैं आपके यहाँ पे because they show a very good response to your external stimuli. And then you have a turtle over it. It's not a turtle, it's a tortoise. You have a tortoise on the right. और टॉर्टोइज अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वो जा रहा है बरो के अंदर. अब वो क्यों जा रहा है बरो के अंदर? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्डिंग टू द सनलाइट एंड द हाई टेम्परेचर.
जो आपके डेजर्ट में हाई टेम्परेचर और सनलाइट होता है तो आपका टॉर्टोइज उसको रिस्पॉन्ड करके इट इज गोइंग इनसाइड द बरो. सो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ योर एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट शोइंग द रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. कुछ लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. यस, फोटोट्रोपिज्म इज एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे शो कर पा रहे हैं. रिया, पूर्वा, दैट्स ट्रू. जियोट्रोपिज्म, इवन योर हाइड्रोट्रोपिज्म, ये सारे आपके रिस्पॉन्स जो दिए जा रहे हैं आपके प्लांट्स के थ्रू, दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ माई कॉन्शियसनेस. दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ योर कॉन्शियसनेस. राइट? सो कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो ये स्टेटमेंट याद रखना, कॉन्शियसनेस बिल्कुल आपके डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आपके वहां पे होती है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. ह्यूमंस के साथ इंटरेस्टिंग बात है, ह्यूमंस आर सेल्फ कॉन्शियस. अगर आपसे कोई पूछे ना कि सेल्फ कॉन्शियस कौन होता है तो आपने बोलना है ह्यूमन बीइंग्स. राइट? सिंपल सी बात बेटा. अगर आप, मैं रोड पे चल के जा रहा हूँ या अगर कोई रोड पे चल के जा रहा है एंड द पर्सन फॉल्स, सडनली नीचे गिरता है, तो ही सेल्फ कॉन्शियस. नो, एकदम से खड़ा होगा, लाइक अपने कपड़े ठीक करेगा, बाल वाल सेट करेगा. राइट? हेल बी लाइक अच्छा कोई देख तो नहीं रहा. सो ह्यूमंस आर द ओनली वन हु हैव टू बी सेल्फ कॉन्शियस. ठीक है? तो एक बात याद रखना कि जब हम सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो उसमें आपका आता है ह्यूमन बीइंग्स. तो याद रखना, whenever we discuss about the self consciousness, so यहाँ पे I will be talking about the human beings. और कोई नहीं होता, गाय, भैंस, बकरी, कोई सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते. Humans are the only one who are going to be self conscious. But sir, exception, coma patient. हाँ, ये भी coma patient is going to be exception over here, but वो exception को भी हम साइड में रख सकते हैं. राइट? कॉन्शियसनेस के कॉन्टेक्स्ट में दैट इज एक्सेप्शन, बट वो कंडीशन भी एक्सेप्शनल है ना. दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग. बट इट इज एक्सेप्शन. सर सेल्फ कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? मतलब आप सेल्फ अवेयर होते हो. राइट? वॉट एवर यू आर डूइंग, राइट, वॉट एवर यू आर एक्टिंग ओवर देयर, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, यू आर एक्चुअली सेल्फ अवेयर अबाउट दैट. काफी आप कॉन्शियसली आप वो कर रहे होते हो. ओके, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस. सर जैसे कि हमें भूख लग रही है तो क्या ये सेल्फ कॉन्शियस में आएगा? नहीं, वो सेल्फ कॉन्शियस में नहीं आएगा. वो दैट्स अ वेरी जेनेरिक ट्रेट. वो तो आपके हर एक लिविंग बीइंग्स, एनिमल्स में आपको मिल जाएगा यहाँ पे. लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आप, लेट्स अज्यूम कि अगर आप पत्थर फेंक रहे हो पानी के अंदर, राइट, यू आर थ्रोइंग द स्टोन इनसाइड द वाटर विदाउट एनी पर्पस, यू आर थ्रोइंग द स्टोन इनसाइड द वाटर, यू आर डूइंग इट वेरी नोइंगली, एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ बीइंग सेल्फ कॉन्शियसली आप वो कर रहे हो. वो आप जो कर रहे हो वहां पे, आप सेल्फ कॉन्शियसली आप वहां पे कर रहे हो. ठीक है? विच इज नॉट अ वेरी जेनेरिक ट्रेट, लेकिन आप वो सेल्फ कॉन्शियसली आप वहां पे कर रहे हो. आपको अगर कई बार अगर आप कोई एम्बेरस होता है, सडनली अगर कोई एम्बेरस होता है, सो एम्बेरस होने के बाद दे हैव अ रिएक्शन, उनका एक सर्टेन टाइप का रिएक्शन होता है. सो दैट्स अ एग्जांपल ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस. दैट्स आल्सो एग्जांपल ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस ओवर हियर. ठीक है? सर डॉल्फिन्स एंड फ्यू एप्स आर आल्सो नोन टू बी सेल्फ कॉन्शियस एज वेल. यस, सम एग्री, दैट्स ट्रू. सम एनिमल्स आर गोइंग टू शो सेल्फ कॉन्शियस, बट उस डिग्री का नहीं जितना ह्यूमंस का होता है. उतने डिग्री का नहीं होता जितना ह्यूमंस का होता है. यस, दे कैन शो दैट, but not to that much amount of degree which humans show. That is why we keep it to humans only. कि humans में जितना self consciousness आपके यहाँ पे होता है चीजों को लेके, we don't find that much degree of self consciousness you don't find in any other animal kingdom. ठीक है? Can monkey, apes बेटा, apes, I won't say monkey, apes के अंदर you can find them being slightly self conscious, not monkeys. apes और monkey अलग होते हैं. apes are like chimpanzees, gorilla, right? उनमें आपको मिल सकता है, but again not to in such a high degree. आपको याद रखना है humans are the one who are going to be self conscious need के context में. ठीक है? चलो. Sir will reflexes in come in, ये नहीं समझा बेटा अंशुल, ये क्या कर रहे हो आप? reflexes come in मतलब अच्छा आपके sudden reflexes जो आपके आप देते हो चीजों को लेके. No, that is something a very innate response होता है. वो एनिमल्स में भी आपको मिल जाता है. राइट? किसी ने लाइट आपके ऊपर डाली, किसी ने एकदम से आपको लाइक पानी में ढकेला, यू हैव अ रिस्पांस, रिफ्लेक्स, जो रिस्पांस आपका वहां पे होता है, दैट्स अ इनेट थिंग यू फाइंड इन अदर ग्रुप ऑफ एनिमल एज वेल. ठीक है? देन यू हैव अ सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. याद रखना, योर लिविंग बीइंग्स आर ऑलवेज गोइंग टू शो द सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स. सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स, आर कॉल्ड एज माय unicellular organisms, while other like us composed of many cells called as my multicellular organisms. Hence, cell is a fundamental structural and functional unit of the all living organisms. ठीक है? तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. So cellular organization is a defining property of the all living beings.
In this way, cellular organization is proved to be a defining property of all living organisms. Right? ये सारे के सारे प्रोटिस्टा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्लांट हो गया, कुछ भी आप ले लो, all of them will have a cellular organization. Right? तो अगर अभी हम यहाँ तक देखें तो कौन सी प्रॉपर्टी थी जो बिल्कुल वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी आपके लिविंग बीइंग्स की? आप हैंड रेज करके मुझे बताओ, हैंड रेज करो, फिर मैं आपको पूछूंगा. राइट? जस्ट रेज योर हैंड, बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी होती है जो विच इज अ वेल in a true sense defining property of the living beings. चलिए, काफी लोगों ने हैंड रेज किया यहाँ पे, मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन क्या दिक्कत है? वेट अ मिनट, एक बार फिर सब लोग हैंड रेज करना. हाँ ठीक है, नाउ आई कैन सी. चलिए बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर? बताइए मीनाक्षी कटारिया, बताइए आप, क्या है सर वो? मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म एक हो गया, और कॉन्शियसनेस. एक और, ये वाली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन. राइट? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ यू. राइट, ठीक है. अब मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से यहाँ पे ये है कि रिप्रोडक्शन को व्हाई आई डू नॉट टेक इट एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग्स? व्हाई आई डू नॉट टेक रिप्रोडक्शन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? बताइए पूर्वा. सर बिकॉज कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्टेराइल्स हैं, मतलब कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, बट दे आर कंसीडर एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल क्या उनके? एग्जाम्पल्स हो गए इसके म्यूल, वर्कर बी और लाइगर. राइट, वेरी गुड. ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं. द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी इज कॉल्ड एज. इसको अनम्यूट करके जोर से आंसर दे दो. इसको, इसका आंसर क्या होगा? मेटाबॉलिज्म. बढ़िया बढ़िया, मेटाबॉलिज्म. राइट, ठीक है. Which of the following is going to be self-conscious? Human beings. Being कह रहे हो आप लोग, ह्यूमन बीइंग. ठीक है. राइट. अच्छा, मुझे ये बताओ, ह्यूमन बीइंग के अंदर ग्रोथ अनलिमिटेड लिमिटेड होगी सर. अनलिमिटेड. लिमिटेड होगी. ठीक है, अब लिमिटेड आप कह रहे हो तो लिमिटेड ही सही. ठीक है. अच्छा, इंट्रिंसिक हो गया, एक्सटर्नल ग्रोथ होगी ह्यूमन बीइंग के अंदर? इंट्रिंसिक. राइट, अलावा इंट्रिंसिक ग्रोथ हमेशा. ये गड़बड़ मत करना. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. अब इसके लिए हैंड रेज करेंगे सब लोग, इसके लिए अनम्यूट करके आंसर मत देना. Among the following which can be a common feature exhibited by both living and non-living thing? इनमें से कौन सा एक कॉमन फीचर बनेगा लिविंग और नॉन लिविंग के लिए? इसके लिए हैंड रेज करेंगे आप लोग, और फिर मैं आपको किसी एक को पकड़ूंगा मैं यहाँ पे, जिनका नाम है यहाँ पे आफ्ताब. बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? सर ग्रोथ. आपको ग्रोथ लग रहा है, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहूंगा बाकी लोगों से भी. लव कुश क्या लग रहा है आपको? सर ग्रोथ है. हर्षित का अनम्यूट नहीं हो रहा माइक. रीना दास, बताइए तब तक आप क्या होगा इसका आंसर? हाँ ठीक है, गॉट इट. ओके, सो यस, सॉलिफेरस इन ग्रोथ. यस, ग्रोथ इज अ कॉमन फीचर बिटवीन द नॉन एंड लिविंग बीइंग्स, क्योंकि रॉक भी ग्रोथ शो कर रहा था वहां पे. द पत्थर वाज आल्सो शोइंग द ग्रोथ ओवर देयर, सो दैट्स व्हाई. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग्स? इनमें से कौन से आपके यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर होते हैं आपके लिविंग बीइंग्स के? सो यू कैन रेज योर हैंड टू आंसर दिस. यशवी, बताइए क्या होगा इसका आंसर? यशवी, ऑप्शन एक बार फिर बोलना बेटा, आवाज कट गई आपकी. सर फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ कह रहे हो आप? आचल राय, आपको क्या लग रहा है? सर फोर्थ ऑप्शन ही है. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. यस, दीज आर ऑल गोइंग टू बी फीचर्स ऑफ माय लिविंग बीइंग्स. ट्रू. अब ये ध्यान से करना, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत कुछ मैंने बता दिया आपको. स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को एंड देन टेल मी व्हाट कैन बी अ करेक्ट आंसर. ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, सो प्लीज रीड द क्वेश्चन thoroughly एंड देन रेज योर हैंड. जल्दबाजी में आंसर मत करना, टेक योर टाइम. राइट, ठीक है. क्या लग रहा है दक्ष, इसका आंसर क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? ठीक है, दक्ष तक हमारी आवाज नहीं जा रही शायद से. आशिया, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन. बेटा जोर से बोलना, आपकी आवाज कट गई. कोई बात नहीं. अंशु, अच्छा आपको यही लग रहा है. अंशुल, आपको क्या लग रहा है? बी. अंशुल को बी लग रहा है. ओके. सलोनी कुमारी,
सर ए। एंड पूर्वा, सर आई गेस ऑप्शन ए होना चाहिए। ऐसे आपके हिसाब से एक और बच्चे को हम पकड़ते हैं यहाँ पे। सोनिया शर्मा, आई नो इट्स नॉट योर नेम बट स्टिल, क्या होगा इसका आंसर आपके हिसाब से? ए। आपको बी लग रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे ए में क्या लिखा हुआ। ए में लिखे, चलो बी सी एंड डी हम यहाँ पे देखते हैं। बी में क्या लिखा हुआ है आपके यहाँ पे? अच्छा, सवाल ये था आपके यहाँ पे दैट यू हैव टू लुक फॉर एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यू हैव टू लुक फॉर एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको निकालनी है। ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। ये बात तो आपके यहाँ पे सही है, ये तो ट्रू है कि आपका जो ग्रोथ होता है नॉन लिविंग थिंग्स का, वो एक्यूमुलेशन की वजह से आपके यहाँ पे होता है। दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। बिल्कुल यही होता है ना, तभी तो उसको ग्रो करेगा। ग्रोथ इन विट्रो कल्चर ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स। ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। अगर मैं लैब में कुछ सेल्स को अगर ग्रो कर रहा हूं तो मैं उनको काउंट कर सकता हूं, एंड आई कैन टेल कि यहाँ पे ग्रोथ आपका हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स आल्सो ट्रू। स्टेटमेंट ए मेरा यहाँ पे क्या कह रहा है? इन प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इज सीन ओनली अप टू सर्टेन स्टेज। ये बात तो आपकी यहाँ पे फॉल्स है। मैंने आपको पहले बोला था प्लांट्स आर गोइंग टू शो अनलिमिटेड ग्रोथ। प्लांट्स आपके अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे कहीं से भी सही नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स माय रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। अभी हम इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, वी वोंट गो बियॉन्ड दिस। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। अभी मैं क्या करूंगा ना, अभी आपका लेक्चर खत्म हो गया, आपका दिन का लेक्चर खत्म हो चुका है। मैं आपके साथ 5 या 6 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। सो एज अ असाइनमेंट आई विल शेयर विद यू 5-6 क्वेश्चंस, मैक्स टू मैक्स 7-8 होंगे, और आपको करना ये है कि उनको सॉल्व करके आपको मेरे साथ शेयर करना है। अब सवाल ये कि आप सॉल्व कैसे करोगे, तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है। अगर मैं आपके साथ अगर 7 क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं तो आप पता है क्या करोगे? आप नोटबुक में लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी, 3 ऑप्शन बी। जो भी आपका वहां पे करेक्ट आंसर आपको लग रहा होगा, ऑप्शन लग रहा होगा, वो आप लिख दो, उसकी फोटो खींचो और मुझे व्हाट्सएप करो। सिंपल। कोई भी बच्चा पूरा क्वेश्चन लिख के, ऑप्शन लिख के, आंसर लिखे, ऐसा मैं नहीं चाहता। डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट। आई जस्ट वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। ज्यादा नहीं होंगे, 5-6 होंगे, ज्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं। आप अभी पहला ही दिन है, वी वोंट गिव यू मोर क्वेश्चंस, बट विद द कोर्स ऑफ टाइम इट विल इंक्रीज, बट दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। ये सिंपल है, और कुछ करना, राइट? So that is what you have to do, and you have to share that assignment with me. So share कर देना, like take your time and you can share that with me. मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ मेरा contact details. Just wait a minute. अच्छा, now before we wrap up the class, पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ तक सबको ये चीजें समझ आ चुकी है? यस सर। Yes, sir. Yes. इस चैप्टर को तो हम जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे। सो 8904052995 प्लीज सेव दिस नंबर, बिकॉज इसके थ्रू आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। कोई अगर आपको सवाल पूछ